नीला की बेटी की शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि नीला का बेटा रवि अपनी मर्जी से अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि से शादी करके घर आ जाता है। देख रवि बेटा, आखिर तूने किया तो गलत ही है। कम से कम तू हमसे बात तो करता। चल कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अरे नीला, अब तू अपना गुस्सा थूक भी देना। अब रवि को माफ कर दे। अब जब उसने शादी कर ही ली है तो दोनों बच्चों को अपना आशीर्वाद दे दे। माँ प्लीज आप अपना गुस्सा थूक दो ना और हमें आशीर्वाद दे दो माँ। आपके आशीर्वाद के बिना भला हम अपनी नई जिंदगी कैसे शुरू करेंगे। अरे तूने शादी करने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा और अब ये खड़ा होकर बातें बना रहा है। रवि, तूने तो ये भी नहीं सोचा कि अभी थोड़े दिन पहले ही तेरी छोटी बहन की हमने शादी की है। अरे जब उसके ससुराल वालों को भी पता चलेगा कि तूने ऐसे भाग के शादी की है तो उसके ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी। कितने ताने सुनने पड़ेंगे उसे, और उसे तो जो सुनना पड़ेगा वो अलग। इस बात से उसका कितना मन दुखेगा। और रवि, तूने हमारा भी बहुत मन दुखाया है, इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। रवि, तू मेरा इकलौता बेटा है। तेरी शादी को लेकर मैंने कितने अरमान सजाए थे। अरे तूने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी। सारे गली मोहल्ले वाले हमारी हंसी उड़ाएंगे। रवि बेटा, तू बहू को लेकर रूम में जा। मैं नीला को समझाने की कोशिश करता हूँ। माँ जी, आप मान भी जाए ना। जब तक आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा मैं रूम में नहीं जाऊंगी। अरे ये क्या कर रही हो बहू, तुम रोना बंद करो। चलो जल्दी से चुप हो जाओ। और रवि बेटा, तू बहू को उसके रूम में लेके जा। फिर रवि अंजलि को लेकर कमरे में चला जाता है। हर माँ बाप के अपने बच्चों की शादी को लेकर कितने अरमान होते हैं, और अगर बेटा ऐसे भाग के शादी करके बहू घर लाए तो माँ बाप के सपने कैसे टूट जाते हैं। फिर अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी। अरे सब मेरे से पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। नीला, तुम्हारा कहना अपनी जगह बिल्कुल जायज है, पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप की कहाँ सुनते हैं। अब हमारे पास उन दोनों को अपनाने और आशीर्वाद देने के अलावा अब और कोई चारा भी नहीं है। तो तू खुशी खुशी बच्चों को आशीर्वाद दे और जा बहू को देख ले। कहीं बहू को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा जी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप की कहाँ सुनते हैं। फिर 2 दिन बाद रवि की बहन ज्योति घर आती है। माँ, मैं आ गई, कैसी हो आप? ज्योति बेटा, आ गई तू? मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। हाँ जी माँ, जब आपने मुझे फोन पर घर आने के लिए कहा तो भला मैं कैसे नहीं आती। भला मेरी माँ बुलाए और मैं ना आऊँ, क्या ऐसे भी कभी हो सकता है माँ? चल अब आजा, बैठ जा। माँ, आप ऐसे इतनी उदास क्यों हो? ज्योति देख बेटा, तेरे से मैं एक सही बात कहूँ तो मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, और मैं इस बहू को कभी भी नहीं अपना पाऊंगी और ना ही कभी माफ करूंगी। माँ, सही कहा आपने। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि मैं भी बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे रवि भैया में बहुत गुस्सा आया हुआ है। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे माँ, जब आपने मुझे बताया कि भाई ने शादी कर ली है मेरे पैरों के तले से तो जमीन ही खिसक गई। अरे भैया ने तो हमारे अरमानों पर तो उन्होंने पानी फेर दिया, और अब मुझे अपने ससुराल में कितने ताने सुनने पड़ेंगे ये तो बस मैं ही जानती हूँ। ऊपर से इस लड़की का भी कुछ नहीं पता है। अरे बेटा, ना तो हमें इसके खानदान का पता है और न ही इसकी जात का पता है। अरे पता नहीं ये नालायक इसे कौन से कूड़े के डिब्बे से उठा के ले आया है। पर माँ, अब हम सब्र करने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। अब तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। अभी दोनों माँ बेटी बातें कर ही रहे थे कि उतने में अंजलि नीचे आती है। बोलो अंजलि, तुझे कुछ काम था क्या? ऐसे कैसे तुम नीचे आ गई? वो माँ जी, मुझे कुछ चहल पहल की आवाज आई तो मैं नीचे उतर के आ गई देखने के लिए कि कौन आया है हमारे घर। अंजलि, ये ज्योति है, रवि की छोटी बहन और तेरी नंद। नमस्ते दीदी जी। दीदी जी, आप मेरे से मिलने ऊपर क्यों नहीं आई? नमस्ते भाभी। अरे वो मैं बस आने ही वाली थी, पर इतने में आप ही नीचे आ गई। अब क्या तुम और भी कुछ कहना चाहती हो बहू? माँ जी, मैं ये कहना चाहती थी कि अगर आपकी परमिशन हो तो मुझे थोड़ी देर के लिए मार्केट जाना था। मुझे अपने लिए कुछ कपड़े खरीद के लाने हैं, क्योंकि माँ जी मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। ठीक है बहू, अभी तू ऊपर जा, तेरे लिए कपड़े मैं खुद खरीद कर लाऊंगी। तेरे को मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी इच्छा। नीला की बात सुनकर अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। अभी तो 2 दिन नहीं हुए शादी को, और 2-3 दिन में ही महारानी की डिमांड स्टार्ट हो गई। क्योंकि जो लड़कियां घर से भाग के शादी करती हैं, उनके यही हाल होते हैं। अरे इसके पास तो कपड़े तक नहीं है,
कपड़े होंगे भी कैसे माँ? अगर माँ बाप शादी करते तो इसको कुछ देते भी। अब ये तो घर से भाग कर आ गई है, तो अब इसको कपड़े तो हमें ही दिलाने पड़ेंगे ना। पर माँ अपने पास 2-4 जोड़ी कपड़े तो सभी रखते हैं। माँ ये तो मुझे ऐसे ही किसी छोटे खानदान से लग रही है। बल्कि मुझे तो समझ नहीं आता है कि पता नहीं रवि भैया ने इसमें क्या देखा। ज्योति, मुझे तो ऐसे लगता है कि इसने हमारे रवि को अपने झांसे में फंसा लिया होगा। इसने सोचा होगा कि किसी अमीर लड़के को फंसा लेती हूँ और फिर आगे की जिंदगी आराम से बीतेगी। हाँ माँ, ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रही हो। अगर माँ ऐसा हुआ तो पर माँ इस बला से पीछा छुड़ाने का कोई तो उपाय होगा ना। कोई बात नहीं, उपाय तो मैं ढूंढ ही लूंगी, लेकिन अभी तो मैं इसकी पहली फरमाइश पूरी करूंगी। इसको क्या लगा कि ये फरमाइश करती रहेगी और मैं मानती रहूंगी, इसके ऊपर पैसा लुटाती रहूंगी। अभी तो मैं इसकी पहली फरमाइश पूरी करती हूँ। साड़ियाँ लेगी ना ये मेरे से? अभी बताती हूँ, मैं इसको दूंगी अच्छे से साड़ियाँ। आपका क्या मतलब माँ? आखिर आप क्या करने वाली है? अरे तू तो इतना भी नहीं समझी ज्योति। मेरे पास पुरानी साड़ियाँ रखी है ना, जो मैंने कितनी बार पहनी हुई है। अब तू उन सारी साड़ियों को लेके ड्राई क्लीन वाले के पास जा। वो ड्राई क्लीन वाला उनको ड्राई क्लीन करके दे देगा, तो फिर वो बिल्कुल नई जैसी लगेंगी। हम वही वाली साड़ियाँ इसको दे देंगे ना। मैं कोई खरीदने वाली नहीं हूँ उसके लिए नई साड़ियाँ। इसको क्या लगा ये डिमांड करती रहेगी और मैं मानती रहूंगी? ऐसा कभी हो सकता है? ये मुझे अभी जानती ही नहीं है। नीला नाम है मेरा, नीला। मैं इसकी सास हूँ। लेकिन माँ, अगर रवि भैया को पता लग गया तो उन्हें तो कितना बुरा लगेगा। तू फिक्र मत कर ज्योति, जब रवि को पता चलेगा तब की तब देखेंगे। ठीक है माँ, तो अब आप अपनी सारी पुरानी साड़ियाँ निकाल के मुझे दे दो। मैं घर जा ही रही हूँ तो मैं रास्ते में देती हुई चली जाऊंगी। बड़ी आई साड़ियाँ मंगाने वाली मेरे से। ये अभी मुझे जानती नहीं है ना कि इसका पाला मुझसे पड़ा है। इसे मैं इतना परेशान कर दूंगी कि ये यहाँ से भागती हुई नजर आएगी और ये मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाएगी। तू चल अब जल्दी मेरे साथ, तुझे मैं अपनी सारी पुरानी साड़ियाँ निकाल के दे देती हूँ। फिर नीला अपनी सारी पुरानी साड़ियाँ ड्राई क्लीन करवा कर अंजलि को दे देती है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जो साड़ियाँ माँ जी अभी मुझे दे के गई है, ये सारी की सारी साड़ियाँ पुरानी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ जी अपनी बहू के साथ ऐसा थोड़ी करेगी। भला कोई भी अपनी नई नवेली दुल्हन को कोई पुरानी साड़ियाँ देता है? नहीं नहीं, ये मेरा वहम ही होगा। अंजलि क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे नहीं नहीं रवि, मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो माँ मेरे लिए साड़ियाँ लेके आए हैं। शायद माँ ने मुझे अपना लिया है। क्या ये सारी साड़ियाँ तुम्हें माँ ने दी हैं? तुम भी ना कैसी बातें करते हो रवि। भला माँ जी के अलावा मुझे कौन साड़ियाँ दे के जाएगा? अरे मैंने साड़ियाँ लाने के लिए माँ जी को ही तो बोला था। माँ जी अभी अभी तो दे कर गई है। तुम भी ना रवि कैसे क्वेश्चन करते हो। चलो मुझे काम है, मैं किचन में जा रही हूँ। ये साड़ियाँ तो माँ की है, मैंने उन्हें कितनी बार देखा है पहनते हुए। पर ये पुरानी साड़ियाँ माँ ने अंजलि को क्यों दी? अंजलि ने तो उन्हें मार्केट से नई साड़ियाँ लाने के लिए बोला था ना, फिर माँ ने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ रवि, तुम भला क्या सोचने लगे? तुम्हें ये साड़ियाँ पसंद नहीं आई क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं अंजलि, मैं बस यही सोच रहा था कि हाँ, मुझे भी लग रहा है कि माँ ने हमें माफ कर दिया है। और ये साड़ियाँ तो बहुत सुंदर है। अंजलि, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ रवि, पूछो ना। तुम भला कैसे क्या पूछना चाहते हो? तुम सच में मेरे साथ खुश हो ना? रवि तुम जानते हो ना, मेरी दुनिया तो तुम्हारे ही साथ है। और वैसे भी जहाँ तुम वहाँ मैं, और जहाँ तुम होंगे भला मैं वहाँ खुश कैसे नहीं रह सकती? तुम भी ना रवि कैसा क्वेश्चन कर रहे हो? मैं जानता हूँ अंजलि, तुमने अपना सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया और तुम अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ मेरे इस घर में आके रह रही हो। ये तुम्हारा एहसान ही तो है मेरे ऊपर। अब बस भी करो ना रवि। अगर तुम ऐसे उदास खड़े रहोगे तो मैं रो पड़ूंगी। चलो कहीं घूम के आते हैं। चलो अब जल्दी से मुझे कहीं घुमा के लाओ ना। जो हुकुम मेरे आका। चलो तुम फटाफट तैयार होके नीचे आ जाओ, मैं नीचे ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रवि बेटा, तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो क्या? जी माँ, मैंने सोचा कि अंजलि को आज बाहर थोड़ा घुमा के लाता हूँ, इसलिए मैंने आज अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। जी चलो चलते हैं, मैं रेडी हूँ। हाँ चलो चलते हैं। क्या हुआ मां जी, आप ऐसे उदास क्यों हो गई? नहीं नहीं बेटा, वो क्या है ना कि तेरे ससुर खाना खाने के इंतजार में बैठे हुए थे कि बहू खाना बना के लाएगी, पर अब तुम लोगों का घूमने का प्रोग्राम बना है
तो तुम लोग जाओ, मैं इनको खाना बना कर दे दूंगी। नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं बाऊ जी को खाना बना के खिला देती हूँ। रवि, बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम हम और किसी दिन बना लेंगे। मेरा इतना भी मन नहीं था बाहर घूमने का। मैं बाऊ जी को पहले खाना बना के दे देती हूँ। क्या तुम खाना बनाओगी तुम? हाँ रवि, क्यों मैं खाना नहीं बना सकती क्या? अरे भाई, मुझे आता है खाना बनाना। इस घर की और तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ ठीक है अंजलि, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो फिर मैं चलता हूँ। बेटा अंजलि, वो क्या है ना, आज हमारी मेड नहीं आई है। वो ना कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गई हुई है, तो आज घर में इस वजह से झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है। और हाँ, थोड़े से बाथरूम में कपड़े भी धोने के लिए पड़े हुए हैं। तो बेटा पहले तू ना झाड़ू पोछा कर देना, और उसके बाद बाथरूम में जो कपड़े पड़े हैं ना, उन्हें धो के सुखा देना ऊपर। अब तुझे तो पता है ना, इस उम्र में मैं तो ये सब काम कर नहीं पाऊंगी, तो बेटा ये सब तुझे ही करना पड़ेगा। पर माँ अंजलि, काम कैसे? इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है माँ जी, मैं देखो अभी चुटकियों में सारा काम कर देती हूँ। अरे रवि, तुम गए नहीं अभी तक? तुम्हें ऑफिस भी तो जाना था ना, तो तुम जाओ, यहाँ सब मैं मैनेज कर लूंगी। पर अंजलि, तुम काम कैसे करोगी? वो तुम्हें तो काम करने की आदत नहीं है, तो फिर कैसे? हाँ, मैं सारा काम संभाल लूंगी, तुम बेफिक्र होके ऑफिस जाओ। फिर रवि अपने ऑफिस चला जाता है और अंजलि अपने काम में लग जाती है। बधी आए रवि के साथ घूमने जाने के लिए। तू अभी जानती नहीं है मुझे, तेरी अक्ल ना ठिकाने लगा दी ना, तो मेरा नाम भी नीला नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद, बाऊ जी आप डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है। हाँ बेटा चलो, मैं आ गया। लाओ मुझे दे दो बेटा। बाऊ जी, आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ किचन में ही हूँ। सदा खुश रहो बेटा जी। माँ जी, आपको कुछ काम था? अंजलि बेटा, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं प्रेस के लिए, तो तू सारे कपड़ों पर प्रेस कर देना। और हाँ, बाजार जाकर कुछ सामान भी खरीद के लाना है, तो वो भी खरीद लाना तू। और उसके बाद छत पर जाके झाड़ू लगा देना, और अगर टाइम मिल जाए तो थोड़ी सी मेरी कमर भी दबा देना। मेरी कमर में ना आज बहुत दर्द हो रहा है, नहीं तो मैं भी थोड़ा काम तो संभाल ही लेती, पर अब तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी कोई काम। जी माँ, मैं सारा काम संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, आप जाके बस आराम कीजिए। और बेटा सारा काम जब हो जाए तो मेरी कमर दबाने जरूर आ जाना, मेरी कमर में आज बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है माँ जी, इसके अलावा भी कोई काम हो तो माँ जी आप बेफिक्र मुझे बता दीजिए, मैं वो भी कर दूंगी। हाँ बेटा, पर अभी तो फिलहाल कोई काम नहीं है, अभी तो तुम्हें जितना बताया है सिर्फ उतना ही है। बेटा पहले तू इस्त्री कर ले कपड़ों पर, क्योंकि अभी उसी में तेरे को 2-3 घंटे लग जाएंगे, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं ना। ऐसे ही धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन, ज्योति, पिछले 6 महीने से मैं इसे इतना परेशान कर रही हूँ, इससे इतना काम करा रही हूँ, लेकिन ये पता नहीं कैसी लड़की है कि ये आराम से खुश हो के सारा काम कर रही है, कभी भी अपना मुंह नहीं बनाती। बल्कि बेटा उल्टा मैं ही थक गई इसे काम दे दे के, पर वो नहीं थकी काम कर करके, दिन रात कभी भी कोई भी काम दे दो, हाँ जी मम्मी, हाँ जी मम्मी करते हुए सारा काम कर देती है, और तो और काम भी बहुत खुश होके करती है। पता नहीं कैसी लड़की है ये, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है कि हार ही नहीं मान रही है। माँ आप भी ना भूली की भूली रही, भला इतने अमीर लड़के को देख के वो कहाँ जाएगी? उसके घर में हो सकता है खाने को भी ना हो, यहाँ पे उसे अच्छा खाने को मिल रहा है, ऐसे थोड़ी जाएगी कोई भैया को छोड़ के। मुझे तो लगता है माँ आपका रवि भैया की दूसरी शादी करने का ख्वाब ही रहेगा। मैंने उसे पुरानी साड़ियाँ दी, अरे उसने तो आराम से सारी साड़ियाँ पहन ली, उसके बाद कभी भी कपड़ों की मांग जांच नहीं करी, मेरे से न कभी किसी ज्वेलरी की भी मांग नहीं की इसने, अरे किसी भी चीज की मांग नहीं की इसने। अभी रवि ने खुद ही इसको कुछ कपड़े खरीद के लाकर दिए हैं, और उसे वो भी अच्छे लग रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही साधारण तरीके से रहती है, और कोई भी काम दे दो वो इतने खुशी खुशी करती है। अरे भाई, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखी, इतनी सीधी साधी, इतनी और सुलझी हुई। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस पर प्यार करूं या गुस्सा करूं। लगता है माँ आपने तो हार मान ली, रवि भैया की दूसरी शादी अब तो आप भूल ही जाए। फिर तो तू देखना ज्योति, इस बार मैं अपने रवि की शादी बहुत पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की से करूंगी। पर पहले ये तो जाए ना उसकी जिंदगी से, तभी तो कुछ हो पाएगा ना। इतने में रवि घबराया हुआ घर के आता है।
बेटा तू इतना घबराया हुआ क्यों है, क्या हो गया? माँ हमें बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है। हम बर्बाद हो गए माँ, हम दिवालिया हो गए। ये क्या कह रहे हो भैया आप? हाँ मैं सही कह रहा हूँ। अब तुम दोनों इस तरीके से मुंह लटकाए कब तक बैठे रहोगे? इस परेशानी से निकलने का कोई तो उपाय होगा ना। इस घर को बेचने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है माँ। ये क्या कह रहे हो रवि तुम? इस घर से तो मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है। इस घर को तुम बेच दोगे तो हम कहाँ जाकर रहेंगे? रवि तू ऐसे नहीं बोल। अरे नहीं नीला, मैंने सारे रिश्तेदारों से भी हेल्प मांगी पर सबने पैसे देने से मना कर दिया। ज्योति सुना तूने? तेरे बाबूजी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि हमें घर बेचना पड़ेगा। ज्योति अगर ये घर बिक गया तो हम कहाँ जाएंगे? माँ आप दुखी ना हो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। हमने हमेशा सब रिश्तेदारों की मदद की है, पर आज जब हम पर मुसीबत आई है तो सबने हाथ खड़े कर दिए। रवि तू एक बार और फोन कर, क्या पता किसी को हम पर दया आ जाए, कोई हमारी मदद कर ही दे। माँ इतनी बड़ी रकम से भला कौन रिश्तेदार हमारी मदद करेगा? भूल जाओ माँ की कोई मदद नहीं करने वाला है। नीला अब तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, हम बिल्कुल कले हो गए, कले। हम बर्बाद हो गए हैं, बर्बाद। रवि इस मुसीबत से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है क्या? माँ इस मुसीबत से अब हमें बस अंजलि ही बाहर निकाल सकती है। भला इस मुसीबत में अंजलि हमारी कैसे मदद कर सकती है, वो भी इतनी बड़ी रकम की? ये क्या कह रहे हो रवि तुम? हाँ माँ मैं ठीक कह रहा हूँ। पर वो कैसे रवि? इतनी बड़ी मुसीबत देख के ना लगता है तेरा दिमाग फिर गया है। भला वो अंजलि हमारी कैसे मदद करेगी? भला वो अनपढ़ गवार जिसके खुद खानदान का आता पता नहीं है, वो हमारी क्या मदद करेगी? तू भी ना रवि कुछ भी बोले जा रहा है। मैं सही कह रहा हूँ माँ, मेरा विश्वास कीजिए। वो कैसे बेटा? बाबूजी आपने सेठ हीराचंद लालवानी का नाम तो सुना ही होगा। हाँ बेटा, उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है बेटा। उन्हें तो इस शहर का बच्चा बच्चा जानता है। अगर सेठ हीराचंद लालवानी हमारी इस मुसीबत में मदद कर दे तो हम इस मुसीबत से यूं चुटकियों में निकल जाएंगे। लेकिन बेटा सेठ हीराचंद लालवानी भला हमारी क्यों मदद करने लगे? वो तो इतने बड़े बिजनेसमैन है। अगर अंजलि उनसे रिक्वेस्ट करेगी तो हो सकता है उसके कहने पर वो हमारी मदद कर सकते हैं। पर रवि इतना बड़ा बिजनेसमैन भला अंजलि की बात क्यों मानेगा? वो इसलिए माँ क्योंकि सेठ हीराचंद लालवानी अंजलि के पिता हैं। क्या रवि तू ये क्या कह रहा है? हाँ माँ यही सच है, अंजलि बहुत बड़े परिवार की बेटी है। अंजलि सेठ हीराचंद लालवानी की इकलौती बेटी है। मैं तो उनके सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करता। पर माँ जब से हमने भाग के शादी की है तब से उसके पिता उससे नाराज है। पर हो सकता है कि हमारी परेशानी और अंजलि की परेशानी देख के हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ माँ, आप ऐसे चौंक क्यों गई? रवि मैंने इतने बड़े घर की लड़की को अपने घर नौकरानी बना के रखा। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने जानबूझ के जानवरों की तरह उससे बेचारी से काम कराया, पर उसने कभी उफ तक नहीं की। ये सब चीज तो अंजलि की खासियत है माँ, इसी वजह से तो मैंने उससे शादी की थी। इतने बड़े घर की होने के बावजूद भी अंजलि हमेशा धरती से जुड़ी हुई है। उसमें रत्ती मानसा भी घमंड नहीं है। माँ ये सब जानते हुए भी माँ उसने मुझ जैसे मामूली बिजनेसमैन से शादी की और इस घर में नौकरों की तरह काम किया। और तो और माँ उसने पुरानी साड़ियाँ भी पहनी, क्योंकि जो साड़ियाँ आपने उसे दी थी वो पुरानी थी। मैंने आपको कितनी बार देखा था वो पहनते हुए, और शायद इस बात को अंजलि जानती भी थी पर उसने कुछ नहीं कहा। अब तो आपको यकीन हो गया ना माँ कि अंजलि मुझसे कितना प्यार करती है। उसके खुद के घर में 100 नौकर है, पर वो मेरी खुशी के लिए यहाँ नौकरानी बन के रही। रवि मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने जानबूझ के उसको परेशान किया। मैंने जानबूझ के अपने घर के सारे नौकर हटा दिए ताकि उसे काम करना पड़े और वो परेशान होकर यहाँ से चली जाए। पर आज तेरे मुंह से उसकी सच्चाई सुन के उसकी इज्जत मेरी नजरों में और ज्यादा बढ़ गई है। अरे सेठ हीराचंद लालवानी जी, आप और वो भी हमारे घर में। पापा आप आइए बैठिए। ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पैर फेर छूने की जरूरत नहीं है। हमारे घर के तो भाग्य खुल गए। लालवानी साहब जो आप यहाँ आइए बैठिए। बेटा रवि, अंजलि ने मुझे सब कुछ बताया। ये सब सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, पर मैंने तुम्हारी डूबती हुई कंपनी को दोबारा बचा लिया है। मैंने तुम्हारे सारे लोन के पैसे चुका दिए हैं। अब तुम अपना बिजनेस दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। क्या सच में पापा जी? हाँ बेटा, मैंने तुम्हारा सारा लोन भर दिया है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
पापा जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हमारे इस बुरे वक्त में सभी ने हमारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन पापा जी आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। रवि सही कह रहा है भाई साहब, हमने कभी भी किसी को भी उनके बुरे समय में अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन आज सभी ने हमें अकेला छोड़ दिया था। बहन जी आप चिंता मत कीजिए, अब हम सब भी तो एक परिवार ही है। अंजलि तो आपके घर जी सिर्फ बहू है, लेकिन अंजलि की वजह आज हमारा परिवार और भी बड़ा हो गया है। भाई साहब आपकी बेटी सचमुच बहुत ही गुणी और संस्कारी है। असल मायने में ये बड़े घर की बेटी है, और इतने बड़े घर की बेटी होने के बावजूद भी इसमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं है। मेरा रवि तो धन्य हो गया ऐसा जीवन साथी पाके, और आप भी धन्य हो जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया। अंजलि बेटा, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं धन्य हो गया तेरी जैसी बेटी पाके। पापा ये सब कुछ मैंने आपसे ही तो सीखा है, ये सब आपके संस्कारों का ही तो फल है। पापा अब तो आप मुझसे और रवि से नाराज नहीं है ना? अब तो आप हमें आशीर्वाद देंगे ना? बिना आपके आशीर्वाद के तो हमारी शादी अधूरी है पापा। बेटा, माँ बाप का आशीर्वाद तो हमेशा उनके बच्चों के साथ ही होता है। रवि, जो कंपनी आप तक अंजलि संभाल रही थी, अब मैं चाहता हूँ कि आगे से तुम संभालो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस बिजनेस को पूरी ऊंचाइयों तक लेकर जाओगे। नहीं नहीं पापा, जो कंपनियां अंजलि की है उन्हें अंजलि को ही संभालने दीजिए, और इस मुश्किल घड़ी में जो आपने हमारी मदद की उसके लिए मैं और मेरा परिवार हमेशा आपके आभारी रहेंगे। रवि बेटा, तुम्हारा जैसा दामाद पाके तो मैं धन्य हो गया। रवि, शायद तुमसे अच्छा लड़का मैं अपनी अंजलि के लिए नहीं ढूंढ पाता। चलो बेटा, अब मैं चलता हूँ, तुम्हारी माँ भी परेशान हो रही होगी। अच्छा भाई साहब, अब मैं चलता हूँ। भाई साहब, आपका एक फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारे लिए किया है वो कोई भी किसी के लिए नहीं करता। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। भाई साहब, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, अब आपके बुरे वक्त में हम नहीं खड़े होंगे तो और कौन होगा। आप चिंता मत कीजिए, चलिए अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। फिर अंजलि के पापा वहाँ से चले जाते हैं। भाभी आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी आपको पहचानने में। ये क्या कह रही हो ज्योति दीदी आप? भाभी मैं सही कह रही हूँ, एक्चुअली सही मायने में आप बड़े घर की बेटी है। हर लड़की को आपकी तरह ही होना चाहिए। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे भाभी, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी आपकी तरह ही बनूं। धन्यवाद भैया अच्छी भाभी लाने के लिए, और भाभी आज के बाद आप मेरी रोल मॉडल है। बेटा अंजलि, तू मुझे भी माफ कर दे। मैंने तुझे जानबूझ के ही ना परेशान किया ताकि तू रवि की जिंदगी से चली जाए। पर हाँ, आज मैं ये बात मानती हूँ कि तेरी जैसी लड़की तो मैं अपने रवि के लिए ढूंढ ही नहीं पाती। भगवान हमेशा तुम दोनों की जोड़ी यूं ही बनाए रखे। पर बेटा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि तू इतने बड़े घर की बेटी है और तू अपने घर में इतने ऐश और आराम में पली बड़ी है। तूने ये सारा घर का काम कहाँ से सीखा? मम्मी जी, मुझे बचपन से ही अपना काम खुद करने की आदत है, तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे सीख गई। माँ, आपको पता है जितने अच्छे से अंजलि घर संभालती है उससे ज्यादा अच्छे से अंजलि बिजनेस संभालती है। अंजलि के नाम पर कई कंपनियां हैं जिनकी वो खुद मालकिन है, और वो बहुत अच्छे से उनको मैनेज करती है। अच्छा रवि, अब बस भी करो, तुम ऐसे ही मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो, अब मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ। खैर नहीं अंजलि, तुम वाकई में लक्ष्मी का रूप हो। तुम्हारे जैसा जीवन साथी पाके मैं वाकई में धन्य हो गया। इस तरह से रवि का परिवार अंजलि को अपना लेता है, और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।